So hello dear students, this is the second video of electrostatics. ठीक है, we will be starting with a total new part, that is electric lines of force, which we called it electric field lines. I hope आपने पहला वीडियो देख लिया है, उसके बाद ही इस पे आए हो, नहीं तो भैया डोंट वॉच दिस वीडियो, आपके लिए नहीं बना है ये वीडियो, उनके लिए बना है जो लोग ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा. ठीक है, नाउ बिफोर आई बिगिन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड वो मतलब नहीं क्या उनके बारे में पूरा प्रॉपर्टीज ढीम धाम पूरा फिजिक्स के अंदर जो घुस जाते हैं, फिजिक्स के अंदर घुसने के पहले ये सोचेंगे कि ये है क्या. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सबसे आपके दिमाग में एक पहला सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताता हूँ. ठीक है, एंड आपके दिमाग में एक्चुअली ये सवाल आना चाहिए, सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है सब पढ़ने की, कहाँ पे काम आएगा ये सब, इन सब के बारे में मुझे आपको बताना है. तो बिना किसी डैश डैश किए वी विल स्टार्ट द टॉपिक. नाउ लेट्स टेक टू चार्जेस. सारा लॉजिक समझ आने आएगा. ठीक है, एग्जांपल ध्यान से सुनना. दो चार्जेस लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों इक्वल चार्जेस. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ निगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के मैंने चार्जेस लिए. नाउ आई विल जॉइन देम. अब देखो ये डॉटेड लाइन है खाली आपको बताने के लिए कि ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस इनके बीच में ऐसा, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन. ठीक है, ये इनको ज्वाइन किया हुआ लाइन है और ये आपका एक वर्टिकल लाइन है जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास हो रहा है. ओके, आपको मुझे ये आंसर बताना ना, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बराबर है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मुझे वो सिखाना आपको. ओके, शुरू करते हैं बच्चों. सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पे लाके चेक कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ पे धक्का लगेगा, मल्टीपल लोकेशंस पे मैं चेक कर रहा, अलग अलग लोकेशन पे. ठीक है, आ रहा है ना समझ में, मैं अलग अलग लोकेशन पे चेक कर रहा. ठीक है, कोई भी एक लोकेशन के बारे में आप लोग देखो. चलो ये चार्ज की बात करते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, नेट फोर्स फॉर दैट ब्रेन्स, हल्का सा ब्रेन्स. What will this positive charge do? This positive charge will repel this positive charge over here. एकदम सही बात है. What will this negative charge do? This negative charge will attract this positive charge over here. क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बिडू? क्या ये वाले का और ये वाले का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर सेम है. क्यों? चार्जेस दोनों भी सेम है. और सर सिंस ये बीच के लाइन पे एक्ट होता है, ये डिस्टेंस जो रहेगा, हाँ ये डिस्टेंस जो रहेगा वही ये भी डिस्टेंस रहेगा, बराबर है ना. सो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्स दोनों भी इक्वल रहेगा. यस और नो रे, क्या फोर्स इक्वल रहेगा, यस और ना रे. फोर्स का फॉर्मूला K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये वाले फोर्स का फॉर्मूला K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स कहाँ पे लगता है, नेट फोर्स. तो आप लोग बहुत सिंपली बोलोगे सर नेट फोर्स ना, बहुत इजी है. नेट फोर्स के लिए, अरे हाँ वेक्टर्स की सर एक प्रॉपर्टी सीखी थी हमने. सर हम लोग ने वेक्टर की एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर दो वेक्टर सेम रहते तो उनका नेट जो वेक्टर होता है वो उनके एग्जैक्टली बीच में चल जाता है, एंगल बाइसेक्टर. वेरी गुड, बराबर है. अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, ये डॉटेड बना देता हूँ. ये आपके इंडिविजुअल फोर्सेस को मैं डॉटेड बना देता हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. लॉजिक समझ रहे ना रे, जेपता ना रे. ठीक है, डॉटेड बना दिया. ओके, वेरी गुड. नाउ सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ हर एक पॉइंट पे वही रहेगा, हाँ सर हर एक पॉइंट पे तो ही रहेगा, नो डाउट. हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ही रहेगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस से सेम है. ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर. ठीक है, अब एक काम करते,
यहाँ पे एक चार्ज की बात करता हूँ मैं, ये वाले चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज लाता हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके चेक करता हूँ और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके चेक करते हैं, देखते क्या होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के ज्यादा नजदीक में, दिस पॉजिटिव इज नियर द पॉजिटिव, सो रिपल्शन ज्यादा रहेगा एक्चुअली। अट्रैक्शन होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। लॉजिक पता ना रहे प्लीज, हाँ ध्यान मत करना। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मालूम है ना। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही होता है ना। तो मैं फोर्स बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ, बातें की होता है, ठीक है। मैं फोर्स वर्ड यूज करूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करूँ, बातें की होता है। अभी इन दोनों का रिपल्शन लंबा, ये दोनों का अट्रैक्शन छोटा, सो नेट कहाँ पे रहेगा, नेट विल बी नियर रिपल्शन वाले के, क्योंकि ज्यादा फोर्स है ना, तो नेट इधर पे रहेगा, फिर कहीं पे तो रहेगा नहीं, यहाँ पे कहीं पे तो। ठीक, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसकी बात करो अभी, ये वाले की, ये वाले चार्ज की। सो सर अभी पॉजिटिव और पॉजिटिव थोड़ा दूर है तो कम फोर्स रहेगा, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव बहुत नजदीक है तो ज्यादा फोर्स रहेगा। ओके ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, तो सर इनका रिजल्टेंट ज्यादातर निगेटिव के नजदीक आएगा, यहाँ पे रहेगा फिर कहीं पे तो। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। सर आप साबित क्या करना चाहते हो, बराबर ना। बच्चों के दिमाग में डाउट क्या आएगा, सर आप साबित क्या करना चाहते हो, इतना जो आप ये कर रहे हो ढीम डाम, इससे आपको मिल क्या रहा है। इसको अपन बोलते हैं चूल, मस्ती, ऐसीच कर रहे है अपन, ऐसीच मस्ती कर रहे है। नहीं रे बाबा, सबके पीछे एक साइंस है, वो साइंस समझा रहा मैं। ना आई कैन से कि सर अगर मैं हर एक पॉइंट पे ये चेक करूँ, हाँ बच्चों, अगर मैं हर एक पॉइंट पे चेक करूँ तो मेरे को रियलाइज होएगा कि हर एक पॉइंट पे इफ आई चेक इट, देन व्हाट आई गेट इज, अगर मैं हर एक पॉइंट पे इसको चेक करूँ, ठीक है, मैं अगर इसको हर एक पॉइंट पे चेक करूँ, देन आई गेट अ स्मूथ कर्व। अगर मैं हर एक पॉइंट पे चेक करूँ कि कहाँ पे धक्का लग रहा है, देन एक्चुअली आई गेट अ स्मूथ कर्व। एंड ये स्मूथ कर्व को कोई भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, हाँ, ये स्मूथ कर्व को कोई भी पॉइंट पे मैं अगर फिर टेंजेंट बनाऊं तो मेरे को फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है। देखो ना, ये पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, इधर पे फोर्स ऐसा रहेगा। टॉप पे टेंजेंट बनाओ तो ऐसा रहेगा, बराबर है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐसा एक कर्व बनाऊं, यहाँ पे एक ऐसा मैं कर्व बनाऊं, तो ये कर्व की खासियत क्या होगी पता है क्या, इस कर्व की खासियत ये होगी कि अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो ये मेरे को इधर पे धक्का देगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो ये मेरे को बराबर इधर पे धक्का दिखा रहा है। सो एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइन है, बट इस कर्व का फायदा क्या है पता है, ये इमेजिनरी लाइन होने के बावजूद ये मेरे को बराबर बता रहा है कि धक्का एग्जैक्टली लगेगा तो कहाँ लगेगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी का भी बहुत फायदा है, आपको बराबर समझ में आता है कि कहाँ पे धक्का लगता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग बोलते हैं, या हम लोग इसको वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फ्लक्स लाइंस। मतलब लाइंस वर्ड मतलब ये होता है, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको लाइन तो समझ में आ गया ना बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझा ना। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, बट इमेजिनरी लाइन का फायदा क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है, बट इस इमेजिनरी लाइन का फायदा क्या है, द फायदा इज द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन at any point, the tangent drawn at any point on this curve gives gives the direction of electric field या gives the direction of force। अरे भाई, सर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फोर्स बोलो, बातें की होता है, बातें की होता है, बराबर है। अब ये इमेजिनरी लाइंस अगर मैंने बहुत सारे बनाए, बहुत सारे, तो इससे क्या फायदा होता है पता है क्या। अब ध्यान से देखना, ऐसे अगर मैंने इमेजिनरी लाइंस बहुत सारे बनाए ना, तो इसका फायदा क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। उसका फायदा ये है, if I take a single charge, ठीक है, if I take a single positive charge over here, if I take a single positive charge over here, then यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे दिखेंगे। लॉजिक समझ रहे हैं ना, ठीक है। अभी इसका एक फायदा बताता हूं मैं आपको, इसका फायदा ये है,
इसका फायदा क्या है पता है क्या? द फायदा इज कि सर अगर ये फर्स्ट सर्कल आप देखोगे ना, सबसे अंदर वाला, तो सर ये सबसे अंदर वाले सर्कल में मेरे को नोटिस हो रहा है कि ये फील्ड लाइंस के बीच का गैप देखो, ये गैप थोड़ा सा कम है आपके अंदर के सर्कल में। और यही सर अगर आप बाहर के सर्कल पे चेक करोगे तो ये फील्ड लाइंस के बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ गया। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ मोर लाइंस, कोई दुख नहीं है जीवन में। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ मोर लाइंस, कोई दिक्कत नहीं है भाई 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 भाई, टेंशन नहीं लेने का। ज्यादा लाइन चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा लाइन मारने का शौक है, ज्यादा लाइन मारने का शौक है, ज्यादा लाइन मारो, कोई दिक्कत नहीं। बट पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे यू कैन से कि सर गैप देखो, गैप अगर आप छोटे, आप अगर आप नजदीक के सर्कल की बात करोगे ना तो गैप देखो, ये गैप बहुत ही कम है। इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये ऐसा रीजन है जहां पे फील्ड मजबूत है। ओ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता मुझे कि वो रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कैसे पता? वो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे पता है कि जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर। ओके, जहां पे फील्ड लाइंस नजदीक होते हैं ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। अरे सोचना, अगर आर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, जितना मैं दूर के सर्कल पे चेक कर रहा हूँ, जितना मैं दूर के पॉइंट पे, ये पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा गैप पे लाइंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर पे फील्ड वीक हो गया? बिल्कुल, इधर पे फील्ड वीक हो गया। ओके, तो मेरे को फील्ड लाइंस के बारे में कुछ अच्छा आइडिया आ रहा है। ये सर ये सारी इमेजिनरी लाइंस है, बट ये बहुत फायदा दिला रहे मुझे। तो आए समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? आए समझ में? ठीक है। अभी ये फील्ड लाइंस किसने दिया था लाके? ये फील्ड लाइंस के बारे में किसने बोला था? सो फील्ड लाइंस के बारे में माइकल फैराडे ने इंफॉर्मेशन दिया। इसने बोला था दीज आर इमेजिनरी लाइंस एट विच इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट वी गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड, क्योंकि हम लोग ने पॉजिटिव को स्टैंडर्ड बोला ना, तो पॉजिटिव चार्ज से द फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। निगेटिव चार्ज के लिए द फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, द निगेटिव चार्ज के लिए द फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। दूसरा, फील्ड लाइंस क्या बताता है? फील्ड लाइंस आपको धक्के का डायरेक्शन बताता है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या दो लाइंस इंटरसेक्ट हो सकते हैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होते तो आपके बोलने का मतलब है कि धक्का इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। तो क्या हलवा है क्या? मतलब मान लो मैंने अगर मंडे को चार्ज इधर पे रखा तो मालूम पड़ा अरे सर मंडे को चार्ज पे इधर धक्का लग रहा है, और ट्यूसडे को मैंने वही पोजीशन पे रखा तो मेरे को मालूम पड़ा अरे सर वो ट्यूसडे को इधर धक्का लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो द फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, रॉन्ग। ठीक है, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। द फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, चाहे जो हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट पे एक सिंगल डायरेक्शन रहेगा ना। धक्के का डायरेक्शन बदलता है क्या रे? ये सोचना, समझ, मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज और मैंने ये पॉइंट पे चेक किया, तो ये पॉइंट पे धक्का हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा ना, या बदल जाएगा मूड पे? ये चार्ज का मूड आज अच्छा है तो धक्के का डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? नाउ लेट्स ट्राई टू रीड द कैरेक्टरिस्टिक। ये सब कुछ इमेजिनरी है, सुन के लो, ये सब कुछ इमेजिनरी, असली नहीं है। लेकिन अरे इमेजिनरी का भी फायदा है ना, तो इसके फायदे सुन के लो। A line of force is defined as a curve such that the tangent at any point to this curve gives the direction of electric field, या मैं force word यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, आप लोग field word यूज कर सकते हैं। The density of the lines indicate the strength. जिधर पे डेंसिटी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन है, जिधर पे डेंसिटी कम है वो वीक फील्ड का रीजन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जीवन भर काम आएंगे, उसमें से एक हाथ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट एनीवे लेट्स ट्राई टू understand what are the characteristics. The lines of force originate from a positively charged object and they end on a negatively charged object. That means एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलता है। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फील्ड बाहर निकलेगा, अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फील्ड अंदर आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर दो चार्जेस है तो इट विल बी अ कर्व, इट विल बी अ कर्व। लॉजिक समझ रहे हैं ना? लॉजिक समझ रहे हैं ना? ऐसा, so the field lines originate from the positive charge and they end on the negative charge. First point clear. The lines of force neither intersect nor meet each other. क्यों? obvious सी बात है,
मीट कर लेंगे या इंटरसेक्ट कर लेंगे, तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, एज इट विल मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली, वो परपेंडिकुलर निकलता है। मतलब अगर मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर, उस शीट ऑफ पेपर को मैंने रब किया मान लो ग्लास पे, तो इस पे चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। अभी चार्जेस का जो फील्ड लाइंस रहेगा ना, वो सरफेस को परपेंडिकुलर निकलेगा, वाकड़ा तिकड़ा नहीं, वो सरफेस को परपेंडिकुलर निकलेगा 100%। लॉजिक समझ रहे हैं? इन सब के पीछे क्या साइंस है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, आज नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कल में हर एक सरफेस पे परपेंडिकुलर निकलेगा, मतलब रेडियली बाहर निकल रहा है, सर्कल से रेडियली बाहर निकलता है, रेडियली, प्लेन से डायरेक्ट पैरेलली, ठीक है। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। क्यों? सुन लो, अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन जिसको अगर ये पढ़ना है ना, वो लोग एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं रीड करके, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इनके पीछे का रीजन। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, बट दे पास थ्रू इंसुलेटर। मजबूत पॉइंट है। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला, जो करना है करो। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए, अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए, मतलब सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लॉजिक समझ रहे हैं ना। उसके बाद 6, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। चार्ज के नजदीक चेक करोगे तो देखो इनके बीच का गैप, अगर चार्ज के नजदीक चेक करोगे तो देखो इनके बीच का गैप कितना है, चार्ज से दूर चेक करोगे देखो इनके बीच का गैप कितना है, और दूर चेक करोगे तो देखो इनके बीच का गैप कितना है। लॉजिक समझ जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज स्मॉल। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अरे आप लोग सर्कल बना के चेक कर देना, आप लोग सर्कल बना के ऐसे लाइंस बनाना, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। नजदीक चेक करोगे तो इनके बीच का गैप बहुत ही कम है, दूर चेक करोगे इनके बीच का गैप बहुत ही ज्यादा है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो दो लाइंस के बीच में जो गैप है ना, वही गैप हर लाइन के बीच में होना चाहिए, वही गैप हर लाइंस के बीच में होना चाहिए, और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट चार्ज से कभी भी यूनिफॉर्म नहीं निकलेगा? सही बात है सर, पॉइंट चार्ज से कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा, क्योंकि गैप हर बार चेंज हो रहा है। तो सी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब आप लोग थोड़े हाई लेवल पे आ गए हो, ठीक है, गेट रेडी। इतना वीडियोस देख लिया मतलब आप लोग अभी हाई लेवल पे आ गए। अब आप लोग एक्चुअली 12th का फिजिक्स भी पढ़ने को रेडी हो गए हो, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब क्या रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना सबको, कूलम की बुद्धि से पता है ना कि कूलम ने क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम के हिसाब से मालूम है ना, कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। मालूम है ना सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको थोड़ा नया वे में बताता, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट the total the total lines the total lines of force, हम लोग इसको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सो द टोटल लाइंस ऑफ फोर्स passing passing normally passing normally through through an area is called flux, is called flux। लेटर अपन यूज करते हैं फाई, फाई। व्हाट इज फ्लक्स? अरे कुछ नहीं, सारे लाइंस को ऐड कर दो, सारे लाइंस को ऐड कर दो। अगर समझ लो ये एरिया है मेरे पास, एक डिस्क, एक डिस्क है मेरे पास। इस डिस्क से मैंने अगर यहाँ पे चेक किया, मेरे को 5 लाइन दिख रहे, 5 ओके, सो आई कैन से द फ्लक्स इज 5, सो द फ्लक्स इज 5। लॉजिक समझो ना, लॉजिक समझो ना, फ्लक्स इज 5। ग्रेट।
what is the unit of flux? What is the unit of flux? The unit of flux you have to remember right now. इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं मालूम है. The unit of flux is voltmeter. ठीक है, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्टमीटर. और एक आध यूनिट है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा. तो अगर आपको फ्लक्स आ गया समझ में, तो देन यहां से हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना. अभी कूलम का पार्ट हो गया ना, अब मैं आपको फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाता हूँ. हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस एंगल, क्योंकि फ्लक्स तो इमेजिनरी लाइन है ना. नाउ सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैं जिसको क्या बोलता हूँ, फ्लक्स. फ्लक्स इज दैट ओनली ना, द टोटल लाइंस ऑफ फोर्स. टोटल लाइंस ऑफ फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं. सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज कॉल्ड एज टोटल फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E विल बी फ्लक्स बाय एरिया, फाई बाय ए. E विल बी फाई बाय ए. बट कौन सा फ्लक्स, कोई भी वाकड़े तिकड़े नहीं, वो फ्लक्स जो सरफेस को परपेंडिकुलर जाता है. ठीक है, प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना बच्चों, मैं टॉपिक बाय टॉपिक सिखा रहा हूं, तो आप लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ना है. नाउ सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओ बच्चों ध्यान से देखना. मान लो ये आपका एक पेज है, पेपर. पेपर पेपर माहिती आहे ना रे, पेपर माहिती आहे ना तुम्हाला, सगळ्यांना पेपर माहिती आहे ना, पेपर काय असतं है. ठीक है, लेट्स से दिस इज द पीस ऑफ पेपर. थोड़ा बहुत उसका थिकनेस रहेगा, थोड़ा बहुत, जितना भी रहेगा, जितना भी थिकनेस रहेगा एकदम, ये थोड़ा बहुत. ठीक है, थोड़ा बहुत थिकनेस है. अभी अगर यहां से आपके फील्ड लाइंस, यहां से आपके फील्ड लाइंस मान लो कि ऐसे जा रहे हैं, दीज आर द फील्ड लाइंस. क्या मैं बोल, सॉरी मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलो. क्या लग रहा है आपको, ये फील्ड लाइंस इस पेपर को काट के जा रहे हैं कि नहीं काट के जा रहे, ये बताओ. ये फील्ड लाइंस उस पेपर को काट के जा रहे कि नहीं जा रहे. आई कैन से कि नो फ्लक्स पासेस थ्रू द एरिया. नो फ्लक्स पासेस थ्रू द एरिया, काट के थोड़ी जा रहा है, थ्रू द एरिया. कोई भी फ्लक्स एरिया से पास नहीं हो रहा है. हाँ, अगर आप लोग ने फ्लक्स, लेट से आप लोग ने इस पेपर को ऐसे उठा के रखा रहता, लेट से आपने इस पेपर को ऐसे उठा के रखा रहता, नाउ लेट से आपने ये पेपर को ऐसे उठा के रखा था, तो द आंसर इज एकदम सही, एकदम सही सर. फ्लक्स बराबर पास हो रहा है. फ्लक्स इसको बराबर से काट के पास हो रहा है. लॉजिक समझ रहा है क्या, लॉजिक समझ रहा है क्या. फ्लक्स बराबर इसको काट के पास हो रहा है. ए झेपता है क्या, समझ रहा है बिडू, समझ रहा है क्या. सरफेस को काट के निकल रहा है वो. लॉजिक क्लियर, सरफेस को काट के निकल रहा है. सो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया. तो इसमें अपने को एक चीज नोटिस करना है, मालूम है क्या, कि हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड कि फ्लक्स इज पासिंग और नॉट. क्योंकि इधर पे भी लाइंस है, इधर पे भी फील्ड लाइंस है और इधर पे भी फील्ड लाइंस है. एक्चुअली मैं बोलूंगा इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, और यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है. तो ये कैसे मालूम हो सकता है कि कब फ्लक्स इसके थ्रू इसको काट के निकल रहा है और कब इसके थ्रू काट के नहीं निकल रहा है. फॉर दैट ध्यान से देखना, अभी मजेदार चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार. मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होता है कि वेक्टर होता है. ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होता है कि वेक्टर होता है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर की वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर. कैसे पता, अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बराबर ना. वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, ए बेडू, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड. ग्रेट. अभी व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज जस्ट नंबर. तो फ्लक्स इज स्केलर की वेक्टर, फ्लक्स, फ्लक्स इज स्केलर की वेक्टर. तो आई कैन से फ्लक्स इज स्केलर, फ्लक्स इज स्केलर. ठीक है, ओके बहुत बढ़िया. आप ध्यान से देखना,
अगर आपने एकदम छोटा सा एरिया लिया, ए छोटा, चल छोटा छोटा भाड़ में गया, चल इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर, ज्यादा हेडेक नहीं लेने का, ये फॉर्मूले को मॉडिफाई कर। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आएगा? फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। नाउ सी, दिस फ्लक्स इज स्केलर। हाउ टू गेट अ स्केलर फ्रॉम अ वेक्टर? नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये भी वेक्टर होगा, एरिया भी वेक्टर ही होगा। ओ यस सर, याद आया, डॉट प्रोडक्ट नाम की कुछ चीज होती है सर, डॉट प्रोडक्ट नाम की कुछ चीज होती है, यस सर, ये सब याद आया। सो आई कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, सो द एरिया शुड आल्सो बी अ वेक्टर। नाउ व्हाट इज एरिया वेक्टर? मैंने बहुत पहले सिखाया था। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द surface area. Area vector, this is a bar. Area vector, area vector, it is a line which is perpendicular to the area. ठीक है, अब देखो, this is the final formula of flux. ठीक है, this is the final ये formula for flux. Flux is equals to E bar dot A bar, which is nothing but EA into cos theta. So what is flux? Flux is the dot product of electric field and the area vector. बच्चों, बहुत बच्चों को डिफिकल्टी क्या लगती पता है क्या? ये ड्राइंग देखोगे ना आप लोग, देखो ना ध्यान से। अभी अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए एरिया वेक्टर को बाजू में निकाल दे, बस थोड़ी देर के लिए, तो आपको लगेगा कि सर दिस एरिया इज पैरेलल टू फील्ड। एकदम ट्रू है। the plane of area is parallel to the field and therefore the area vector is perpendicular to the field. ये देखो, अब थोड़ी देर के लिए इसके एरिया वेक्टर को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसके एरिया वेक्टर को भूल जाओ। यू कैन से सर द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या द फील्ड इज काट के गोइंग, द फील्ड इज काट के गोइंग टू द प्लेन। तो आई कैन से द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया। ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया and area vector is also perpendicular to the area. So I can say कि the electric field is parallel to area. The electric field is parallel to area. Logic समझ रहा है? तो इधर पे थीटा is how much? यहाँ पे थीटा is 0 डिग्री, 0 डिग्री, और cos 0 फिर कितना होता है? 1 होता है ना। इसलिए इधर पे फ्लक्स इज मैक्सिमम which is E into A into cos of 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा is how much? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा is 90 डिग्री। तो how much is flux? Flux equals to E into A into cos of 90 degree, which is 0. So this flux is minimum. Logic समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आई होप सबको इतना समझ में। अभी देखो बहुत गोल घुमा के मैंने बताया, सो दैट आपको लॉजिक क्लियर है। अब सबका एक फाइनल, अगर समरी मेरे को पूछोगे कि सर इसका समरी बताओ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बराबर सर इसका समरी बताओ, तो मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ। द समरी इज दिस, ठीक है, द समरी इज दिस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द इमेजिनरी लाइंस। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, दैट शो, दैट, ये डेफिनेशन नहीं बोल रहा मैं, दैट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and gives information about the strength, and gives information about the strength of electric field, ठीक है, स्ट्रॉन्ग की वीक। लॉजिक समझा रहा मैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थे, इमेजिनरी लाइंस था ना, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस थे। तो हम लोगों ने अगर ऐसा कुछ मैथमेटिक्स ऐसा बना लिया, हम लोग ने अगर एक मैथमेटिक्स ढूंढ के बनाया जिससे मैंने डिसाइड कर लिया कि कितने लाइंस निकल रहे, जैसे 5 कूलम चार्ज से कितने लाइंस निकल रहे, 5 निकल रहे, 6 निकल रहे, 2 लाख निकल रहे, 20 लाख निकल रहे, अभी आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई मैथमेटिक्स बना दिया जिससे मेरे को समझ में आ गया भाई कि इतने चार्ज से इतने लाइंस निकलते, तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकता वापस एक नया तरीका से। नाउ आई कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन। नाउ आई कैन डिफाइन the electric field again, the electric field intensity. Now I can define the electric field intensity. What is electric field intensity? So electric field intensity is nothing but the total flux passing per unit area. Now what is flux? So flux is nothing but total lines of force. अगर मैं बोलूं what is electric flux, रुको, अगर मैं बोलूं what is electric flux,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज the total number of lines of force, the total number of lines of force passing in a region, that is total flux. और इस टोटल फ्लक्स को मैंने अगर एरिया से डिवाइड कर दिया तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. तो अभी मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया. याद रखना आपका एरिया वेक्टर हमेशा ना ऐसा लिखते हैं, वो छोटा सा एरिया ds लिखते हैं और एरिया वेक्टर ds बार लिखते हैं. डी मतलब छोटा और ज्यादातर आपका एरिया का लेटर होता है s. नाउ सी दिस इज द एरिया वेक्टर ds बार जो सरफेस को काट रहा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से आ रहा है जुप 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 ऐसा ऐसा. अब मेरे को बताओ इधर पे फ्लक्स मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो सर इधर पे फ्लक्स बीच के ना मैक्सिमम ना मिनिमम, और ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है. सो फ्लक्स इज हाउ मच? फ्लक्स विल बी इज इक्वल्स टू, एरिया को इधर भेज दो, एरिया को इधर भेज दो. लॉजिक समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज फ्लक्स बाय एरिया. तो फ्लक्स विल बी हाउ मच? फ्लक्स विल बी ई बार डॉट छोटा एरिया. सिंस ये छोटा एरिया है तो आपको छोटा फ्लक्स मिलेगा. लॉजिक समझ रहे हैं? ये स्मॉल फ्लक्स रहेगा क्योंकि आप स्मॉल एरिया ले रहे हो. तो स्मॉल फ्लक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन स्मॉल एरिया. स्मॉल फ्लक्स विल बी डिपेंडेंट ऑन स्मॉल एरिया. लॉजिक क्लियर है ना? आसान है, टेंशन नहीं लेने का. वेरी इजी, वेरी 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 इजी. दिस चैप्टर इज वेरी इजी. Now which is nothing but E ds cos theta. So अगर मैंने ऐसा कोई मैथमेटिक्स ढूंढ के निकाला जिससे बस मेरे को ये मालूम हो गया ना, रे सुनना, अभी तक आपको नहीं पता कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स, 1 कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई मैथमेटिक्स बना लिया ढूंढ के जिससे मेरे को मालूम पड़ गया कि सर इससे टोटल फ्लक्स इतना निकल रहा है, तो बस मेरे को फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देने का मेरे को फील्ड मिलेगा, या मैं फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फ्लक्स मिलेगा. अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को प्रैक्टिकली निकालने आता है. एक चार्ज निकाल दो, चार्ज पर यूनिट, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज पता है, ये कूलम के लॉ से हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे हाँ 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 रे हाँ, कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज. तो अगर मेरे पास मान लो फोर्स मालूम है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर मेरे को पता है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और चार्जेस 2 कूलम, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम. और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई मार दूंगा, तो क्या मेरे को फ्लक्स मिल जाएगा? हाँ यार फ्लक्स मिल जाएगा. यही सोच एक साइंटिस्ट ने सोचा था, गॉस. देखो फैराडे ने आपको फ्लक्स के बारे में बता दिया, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, बट गॉस के दिमाग में एक खुराफाती आया आइडिया. गॉस ने बोला लेट्स फाइंड, ठीक है, लेट्स फाइंड द टोटल फ्लक्स, ठीक है, एंड रिलेट इट विथ चार्ज, कि चार्ज के साथ भी रिलेशन रहेगा. अगर ज्यादा चार्ज आसपास है तो ज्यादा फ्लक्स निकलेगा. सोचना, अगर 5 कूलम चार्ज रहेगा तो इतना फ्लक्स निकल रहा है, अगर 2 कूलम चार्ज रहेगा तो कम फ्लक्स निकलेगा शायद. तो वो ये बंदा था जिसने की फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन ढूंढ के निकाला है, और वो रिलेशन इज नोन एज गॉस लॉ. ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको गॉस लॉ बता दूंगा डायरेक्ट. अब मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बताऊंगा, नो सरप्राइज ऑफ गॉस लॉ, एंड देन उसके बाद मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, एंड देन हमारा खत्म टॉपिक, फिनिश. बस एक फिर डायपोल बचा रहेगा. यहां तक समझा क्या सबको? पक्का समझा ना? वाटर लाइंस ऑफ फोर्स अपना इमेजिनरी, व्हाट इज फ्लक्स, टोटल लाइंस ऑफ फोर्स वो भी इमेजिनरी. हाउ टू फाइंड आउट फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. हाउ टू फाइंड आउट फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे डिपेंड करता ही है. सुना क्या मैं क्या बोला अभी? सुना क्या मैं क्या बोला? फ्लक्स देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E इंटू एरिया, अगर छोटा एरिया है तो छोटा फ्लक्स, इंटू कॉस थीटा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फोर्स से मिल सकता है, और फोर्स आपका चार्ज पे डिपेंड करता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा.
तो सीधी बात है फ्लक्स भी चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो मेरे को फ्लक्स और चार्ज में एक रिलेशन चाहिए, और वो मेरे को रिलेशन कौन देने वाला है अपन को, वो रिलेशन अपन को देने वाला है गॉस। सो दैट इज गॉस लॉ। अब इसके ऊपर से दबा के वर्कशीट बना के दे सकता हूँ मैं, दबा के एकदम भर भर के वर्कशीट दे सकता हूँ मैं। इनफैक्ट आई थिंक मेरे पास होगा, 12th के बेसिक्स के लिए मैंने एक वर्कशीट बनाया था, वो मैं आपको भेज देता हूँ, काम ही खलास, टेंशन ही नहीं लेने का। ठीक है मेरे पास वर्कशीट है, 12th के बेसिक्स के लिए मैंने वर्कशीट बनाया था, वो 11th में काम आ जाएगा। ग्रेट। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ स्टेट्स दैट, ध्यान से देखना, द टोटल फ्लक्स, ठीक है, द टोटल फ्लक्स passing through एन एनक्लोज्ड सरफेस। अभी बस यही एक अपना कंडीशन है कि सरफेस आपका एनक्लोज्ड रहना चाहिए। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये एनक्लोज सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, ये चलता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई दुख नहीं जीवन में। ठीक है, द टोटल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? लाइन्स सर, लाइन्स लाइन्स, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 100 लाइन, 2 लाख लाइन, 20 लाख लाइन। So the total flux passing through an enclosed surface is equal to the charge, ठीक है, that is equal to the charge enclosed in that surface, is equals to the charge enclosed in that surface divided by epsilon naught. ओके okay? अब शॉक, डायरेक्ट शॉक, बराबर ना? अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक लॉजिक बताता। मान लो मैंने एक इमेजिनरी बॉडी ले लिया या एक रियल बॉडी ले लिया, क्या घंटा फर्क है, एक बॉडी है गोल, मतलब ये 3D बॉडी है, इसको प्लेन मत समझो, हाँ, इसको प्लेन मत समझो, ये आपका 3D बॉडी है, मतलब इसमें हाइट भी है, लंबाई भी है, मोटापा भी है, ये एक 3D बॉडी समझो। तो ये 3D बॉडी में अगर आपने चार्ज भर दिया 5 कूलम का, हाँ, 5 कूलम का चार्ज भरा है, तो ये चार्ज की वजह से क्या होगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा, और ये पॉजिटिव है तो बाहर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हर साइड से पॉइंट चार्ज है ना, तो ये बाहर निकलेगा, बराबर, ये चार्ज की वजह से फ्लक्स बाहर निकलेगा। सो हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स? हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स? द टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन द imaginary surface divided by the epsilon naught, so I can say how much is the flux? Flux is equals to charge, how much is charge? 5 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 into 10⁻⁻12। इसके ऊपर भेज दो। बाप रे बाप, इतना ज्यादा, इतना लाइंस होते, 10⁻12 लाइंस। इनफैक्ट यू कैन फाइंड आउट द फ्लक्स बिकॉज ऑफ वन यूनिट चार्ज ऑल्सो, 1 कूलम चार्ज ऑल्सो। लॉजिक समझ रहे हैं ना? ये इसका फॉर्मूला है गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार का, और बाकी सब रब कर देता। द फ्लक्स विल बी इज इक्वल्स टू the charge enclosed in it divided by epsilon naught. This is the formula. ठीक है, this is the formula for flux. अब इसका सबूत क्या है? तो चलो भाई शुरू किया जाए, सबूत शुरू किया जाए। इसका प्रूफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इस प्रूफ के लिए बेसिक क्या नॉलेज रहना चाहिए आपके पास, वो भी लिख देता हूं मैं। ये प्रूफ को समझने के लिए बेसिक नॉलेज क्या रहना चाहिए? बेसिक नॉलेज, इस प्रूफ को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज पता रहना चाहिए। फ्लक्स का डेफिनेशन सबसे पहले, फ्लक्स का डेफिनेशन पता रहना चाहिए। उसके बाद फ्लक्स के बाद आपको सॉलिड एंगल का डेफिनेशन मालूम रहना चाहिए। सॉलिड एंगल क्या होता है, याद है? सॉलिड एंगल कुछ तो था, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ, बराबर। सॉलिड एंगल वाज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ तो था, ये पता रहना चाहिए। और दूसरा आपको पता रहना चाहिए लास्ट चीज, कैलकुलस। हा, वो तो होता ही है, कैलकुलस के बिना जिंदगी नहीं है, कैलकुलस। तो ये 3 चीज आपको बेसिक्स पता रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द डेरिवेशन। मजा आ जाएगा आप लोग को, छोटा डेरिवेशन है, लल्लू है, और रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट अभी मैं भूल जाऊं तो उससे बेटर है मैं आपको प्रूफ के पहले थोड़ा एक एग्जांपल दिखा देता। ठीक है,
लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से ये आपके पास एक बॉडी है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 इधर भी है, और यहाँ पे 5 कूलम चार्ज। जस्ट फॉर एग्जांपल, हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स, हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, अभी बच्चों टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ना ध्यान से देखना, अगर इसके अंदर मैंने खाली बस 1 कूलम चार्ज को देखा तो क्या 1 कूलम चार्ज से फ्लक्स जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। क्यों? सारे फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है क्या कोई? नहीं। अगर अंदर जाता तो कैंसिल भी हो जाता। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे -1 कूलम चार्ज रहता तो फ्लक्स रहता क्या? हाँ सर है फ्लक्स, अंदर आ रहा है फ्लक्स, एकदम सही बात है। अगर अगर 1 कूलम चार्ज बाहर है तो क्या इसकी वजह से यहाँ पे नेट फ्लक्स है? नेट फ्लक्स तो नहीं है सर, फ्लक्स है बट नेट फ्लक्स नहीं है। क्यों? इधर से जो लाइन घुस रहा है वो बाहर भी तो निकल रहा है। ओ भीड़ू, भीड़ू देख रहे ले, ए देख रहे है क्या? देख रहे है क्या मैं अपन क्या बोल रहे है? देख रहे है क्या अपन यहाँ पे क्या बोल रहे है? द लॉजिक इज क्लास, जो चार्ज बाहर है ना वो चार्ज का आप लोग बोल सकते हो सर फ्लक्स अंदर भी घुस रहा है और वो अंदर घुसने वाला फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है, तो हाउ मच इज द नेट फ्लक्स? नेट फ्लक्स इज 0। समझ रहा है? चार्ज अगर अंदर रहता है ना तो सिर्फ फ्लक्स बाहर निकलेगा या तो सिर्फ फ्लक्स अंदर जाएगा, लेकिन अगर चार्ज उस बॉडी के अंदर है ही नहीं, वो चार्ज अगर बॉडी के अंदर है ही नहीं तो फ्लक्स घुसेगा और बाहर निकल जाएगा। सो नेट फ्लक्स इज 0। सो आई कैन से ये चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं रहेगा, ये चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं रहेगा, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज की वजह से फ्लक्स रहेगा। 5 कूलम की वजह से फ्लक्स बाहर निकलेगा, -2 कूलम की वजह से फ्लक्स अपना अंदर जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेने का, और 1 कूलम की वजह से भी बाहर जाएगा। सो हाउ मच इज द नेट फ्लक्स? Net flux will be the addition of all the charges by epsilon naught. How much are the charges? 5 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम, -2 अंदर घुसाएगा, -2 की वजह से फ्लक्स अंदर घुस रहा है और ये सब की वजह से बाहर निकल रहा है। सो नेट चार्जेस हाउ मच? 5 और 1 6, 6 -2 4, तो 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। समझा? एग्जांपल समझ में आया ना? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। द प्रूफ इज दिस, लेट्स से द चार्ज इज क्यू। ठीक है, अभी इधर पे पूरे सरफेस पे डिस्टेंस तो सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है। लॉजिक समझ रहा ना? हर एक सरफेस पे, हर एक सरफेस के पार्ट पे, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस अलग है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा ना। यहाँ पे मैं हिंट लिख देता हूँ आपके लिए, हिंट लिख देता हूँ, हिंट लिख देता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि कैलकुलस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला, मैं एक स्मॉल एरिया लेने वाला, ध्यान से देखो, ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया रहेगा ds। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसीडर अ स्मॉल एरिया, वो सब नहीं लिखूंगा, आपका काम, कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds। अभी ये ds का एरिया वेक्टर फिर कैसे जाएगा? तो हाँ सर, ये एरिया वेक्टर सरफेस को काट के जाता है, तो ये हो गया ds बार सरफेस को परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा बाहर निकलता है। हाँ एकदम सही बात है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, आ रहा है ना समझ में? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इज देयर एन एंगल बिटवीन देम? यस सर, देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, थीटा। ओके गुड, वेरी गुड, देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, थीटा। ओके, नाउ हाउ मच इज द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया? मैं स्मॉल एरिया फिर क्यों लिया हूँ? ए बुद्धि चला, स्मॉल एरिया में क्यों लिया? क्योंकि हर एक एरिया का रेडियस अलग है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इतना छोटा एरिया लिया है, इतना छोटा कि ये एरिया का जो रेडियस है वो सेम रहेगा हर एक आर। ये इतना छोटा एरिया है कि ये एरिया क्या, आप कोई भी पॉइंट को चेक करोगे ना वो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस आर ही रहेगा। ठीक है, नाउ आई विल फाइंड आउट फर्स्ट स्मॉल फ्लक्स, आई विल फर्स्ट फाइंड आउट स्मॉल फ्लक्स, small flux through the small area, small flux through the small area, d phi। small flux का फॉर्मूला E bar dot ds bar, so that is d phi is equals to E ds cos theta। समझ रहे हैं ना? cos theta क्यों किया? एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है रे, एरिया का वो पार्ट इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। समझ रहा है क्या रे? ये जो ds है ना, ds लूंगा तो खाली एरिया है, बट ds इज नॉट इंपॉर्टेंट। इधर पे क्या है, ये पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये ds इंटू कॉस थीटा वो यूजफुल एरिया है। अब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, सर नहीं समझ रहा है, बराबर यही बोलोगे ना, सर नहीं समझ रहा है। ए भाई सुन ना, सुन,
एक बात बताओ, एक प्लेट है, एक प्लेट है, इसका मान ले कि इसका एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर, मान ले, ठीक है, प्लेट है, इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से फील्ड है, द फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम, जो इस एरिया को जस्ट छू के जा रहा है। मेरे को बता, इधर यहाँ पे फ्लक्स पास हो रहा है क्या रे? नहीं सर, फ्लक्स तो पास नहीं हो रहा है। तो एरिया रहने के बावजूद फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर? यूजफुल एरिया इंपॉर्टेंट है। यूजफुल एरिया क्या होता है? यूजफुल एरिया क्या होता है? एरिया का वो पार्ट जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर का वो पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। हाँ, आप लोग ये बोल सकते हो सर यहाँ पे फ्लक्स इज 0 क्योंकि ये यूजफुल एरिया है ही नहीं। अगर ये प्लेट मैंने मान लो ऐसा रखा रहता ना तो थोड़ा बहुत यूजफुल एरिया रहता, और अगर मैंने इस प्लेट को ऐसा रखा रहता तो मैक्सिमम एरिया यूजफुल हो जाता। सारा का सारा आपका जो एरिया है वो यूजफुल रहता, क्योंकि सारा फ्लक्स खट 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 उसको पास कर रहा है। तो यहाँ पे यूजफुल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे यूजफुल एरिया कम है, यहाँ पे यूजफुल एरिया 0। तो प्लीज याद रखना, इधर पे एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल एरिया इंपॉर्टेंट है। लॉजिक समझ रहा है ना रे भिड़ू? ठीक है, ओके, ये तो बस इतना याद रखना, दिस वाज द यूजफुल एरिया। ओके, दिस इज द छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द स्मॉल एरिया। ये मेरे को बस इतने का फ्लक्स मिल रहा है। समझा क्या रे? ये समझा क्या रे? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोग ने पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, घुसेड़ दो तो आपका स्मॉल फ्लक्स मिलेगा आपको, तो आपको स्मॉल फ्लक्स मिलेगा डी फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये ई की जगह पे लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एरिया ds इंटू कॉस थीटा। समझ रहा है? ओके ओके ओके, ध्यान देना, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। d5 विल बी q अपॉन एप्सिलॉन, मैं सिर्फ जुगाड़ करके लिख रहा, बस आजू बाजू q अपॉन एप्सिलॉन अलग लिख रहा, और इधर लिख रहा ds cos थीटा, q अपॉन में 4 पाई अलग लिख देता पूरा, q अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख देता, ठीक है, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख देता, q आपको समझ में आएगा आगे जाके, बेसिक हिंट पे फोकस करना, बेसिक्स पे ध्यान देना। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आपका छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स में कैसे निकालूंगा? टोटल फ्लक्स में निकालूंगा, टोटल फ्लक्स कैसे निकालू रे? अरे इंटीग्रेशन करके, क्योंकि इधर पे ये भी तो छोटा एरिया है, ये भी तो छोटा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैचेस है, ये सारे जो छोटे छोटे एरियाज है, ये सारे फिर छोटे छोटे, इस एरिया का एरिया वेक्टर अलग है, हर एक का एरिया वेक्टर अलग है, ठीक है बच्चों, हर एक का एरिया वेक्टर अलग है, और हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग वे में निकल रहा है। देखो देखो, हर एक में से फ्लक्स लाइन कैसे निकल रहा है, ये वाले एरिया में से ऐसे निकल रहा है, ये वाले एरिया में से ऐसे निकल रहा है, ये वाले एरिया में से ऐसे निकल रहा है। दिख रहा है क्या एंगल? सब चेंज हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सबका एंगल दिख रहा है, सबका एंगल दिख रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? मजेदार चीज दिख रही है, मजेदार चीज, ये मजा आ रहा है क्या? एंगल देखो हर बार अलग अलग है, हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग, हर बार अलग, एंगल भी अलग, एंगल भी अलग, रेडियस भी अलग, हर बार अलग। सो मेरे को टोटल चाहिए, तो मैं बोलूंगा द टोटल फ्लक्स फाई, define नहीं phi, the total flux will be integration of all the छोटा छोटा flux, the total flux will be integration of all the छोटा छोटा flux, so therefore the total flux will be the integration of all the छोटा छोटा flux q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta upon r square, बराबर ds cos theta upon r square. This was the useful area. ओके मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था? इस एरिया अपॉन आर स्क्वायर ना, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा इस पे फोकस करो, थोड़ा सा ये वाले पे फोकस करो, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर पे। यू विल नोटिस समथिंग, दिस इज यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। आपके सामने हिंट छुपा हुआ था बहुत देर से, दिस इज यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये दिख रहा है, यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। और क्या होता है यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर? क्या होता है यूजफुल एरिया अपॉन आर स्क्वायर? दैट इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। अगर मैं इतना सा एरिया लूंगा, इतना सा, तो मेरे को बस इतना सा सॉलिड एंगल मिलेगा, दैट इज अ स्मॉल सॉलिड एंगल। आ रहा है समझ में? दैट इज अ स्मॉल सॉलिड एंगल।
ए झेपते का रे, हा स्मॉल सॉलिड एंगल आहे ना रे. अरे सॉलिड एंगल क्या होता है सर? एरिया अपॉन आर स्क्वायर. विच एरिया? यूजफुल एरिया. यूजफुल एरिया इज ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये छोटा सॉलिड एंगल क्यों हुआ? क्योंकि मैं छोटे एरिया की बात कर रहा था. समझा? ओके ओके. अब सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो. सो द टोटल फ्लक्स विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. को बाहर निकालो, अंदर क्या दिखेगा? अंदर दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा पार्ट विच इज नथिंग बट सॉलिड एंगल. इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सॉलिड एंगल. ओ भाई मेरे को एक बात बताओ, सारे सॉलिड एंगल को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? सारे सॉलिड एंगल, हाँ, एक स्पीयर का अगर मैं सारे सॉलिड एंगल को जोड़ दूं, एक 3D में अगर मैं सारे सॉलिड एंगल को जोड़ दूं तो क्या मिलता है? सर थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है सर. लेसन नंबर 1 निकालो जल्दी से खोल के आपके टेक्स्ट बुक में. लेसन नंबर 1, उसमें सॉलिड एंगल थोड़ा सा देखो जरा. सॉलिड एंगल देखना जरा. एक स्पीयर का टोटल एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर उड़ाओ. यू विल रियलाइज द टोटल सॉलिड एंगल. यू विल रियलाइज the total solid angle is equals to 4 pi. Oh yeah man, oh yeah. So total flux will be how much? Therefore total flux will be q by 4 pi epsilon naught, q by 4 pi epsilon naught into the total solid angle, and total solid angle is 4 pi. 4 pi उड़ गया. कितना है रे फ्लक्स? अरे गॉस भाई, गॉस ने तो एकदम बवाल मचा दिया. टोटल फ्लक्स कितना आया? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम. ये समझा क्या? तो आपके पास बेसिक्स नॉलेज क्या पता रहना चाहिए? फ्लक्स का डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. सॉलिड एंगल का डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए था और कैलकुलस लगाना चाहिए था. दैट्स इट. हाँ, और 1 घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट बनने आ गया और आपको 1 घंटे लग गया मुझे सोचो सिर्फ फ्लक्स और गॉस लॉ बताने के लिए. बट यस गाइस, प्लीज रिलेट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, मेमोरी मैप बनाओ अच्छे से इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से इस चैप्टर का मेमोरी मैप बनाओ. इस चैप्टर को पढ़ने के 2 रूट से जाने. पहले आपको कूलम के रूट से जाने का, जिसने लाइन फाइन के नाद में नहीं लगा था. कूलम लाइन फाइन के नाद में नहीं लगा था. कूलम बस फोर्स से रिलेट कर रहा था और गॉस पूरा लाइन फाइन से रिलेट कर रहा था. तो ये 2 रूट से हमको पढ़ना है और दोनों रूट में जो कॉमन फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. दोनों रूट में जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. ठीक है, इतना आपको बेसिक्स याद रखना है. दिस वाज ऑल अबाउट गॉस लॉ. अब एक पार्ट खाली आपका बाकी इस चैप्टर में, दैट इज डायपोल. ठीक है, डायपोल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? अब मैं डायपोल आपको सेकंड वीडियो में दूं या इसी वीडियो में दूं, क्योंकि थर्ड वीडियो में दूं या इस सेकंड वीडियो में दूं, क्योंकि मुझे आपको सम्स भी करवाने हैं. फिर अगर इसमें नहीं दूंगा तो थर्ड वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा. थर्ड वीडियो एक्चुअली लंबा बन जाएगा अगर मैंने इसको एक्सटेंड करके नहीं किया तो. बट यार 1 घंटा होने आ गया ना इसमें. आप लोग भी 1 घंटे से ज्यादा वीडियो देखोगे तो जान पे आ जाए. ठीक है, एक काम करता हूँ, सस्पेंस थोड़ा सा आपके लिए मैं सस्पेंस छोड़ जाता हूँ. व्हाट इज अ डायपोल? ध्यान से देखना. व्हाट इज अ डायपोल? Two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a finite distance. Oh, 2 इक्वल चार्जेस रहने चाहिए. 2 इक्वल चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने 5 कूलम का, तो एक निगेटिव चार्ज भी लेना पड़ेगा मुझे 5 कूलम का. यस, राइट है ना? तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज. तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. सो मैं इसको बोल दूंगा प्लस क्यू, मैं इसको बोल दूंगा माइनस क्यू. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हम इस डिस्टेंस को लिखते हैं 2l. प्लीज याद रखना, यहाँ पे बहुत लोगों से गलती हो जाए. अगर मैंने आपको बोल दिया ना कि द लेंथ ऑफ डायपोल, अगर मैंने बोला कि द लेंथ ऑफ डायपोल इज 10 सेंटीमीटर, अगर मैंने आपको बोल दिया कि लेंथ ऑफ डायपोल इज 10 सेंटीमीटर, तो बहुत सारे बच्चे क्या लिखते पता है? 2l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो बच्चे बोलते हैं कि वो l 5 हो जाएगा. अरे नहीं रे, अपन इसको 2l से ही स्टार्ट करते हैं.
अपन लेते ही 2l है, 2l का मतलब इज द टोटल लेंथ, वो क्यों लेते हैं आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो 2l, दिस इज अ डायपोल। नाउ द पॉइंट इज, अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए सर व्हाई, व्हाई द हेल आर वी स्टडीइंग दिस, बराबर है, कोई ना, इसके बारे में भी आपको एक मजेदार चीज आने वाली है, सस्पेंस है, सस्पेंस आने वाला। बट अभी इस मूवी का एक सस्पेंस आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, एंड द सस्पेंस इज दिस कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ना क्या स्पीड होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो सब आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सो वैसे ही देयर इज अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ईडीएम। जो डीजेइंग वाले बच्चे उनको ईडीएम मालूम रहेगा, बाकी ईडीएम क्या होता है, लोग उसके फिर कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का लेटर होता है पी, उसका वैल्यू होता है चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ द डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का ये फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज चार्ज multiplied by the length of dipole, length of dipole. So what will be the unit, what will be the unit, the unit of electric dipole moment is charge is coulomb and this is meter, तो coulomb meter। अब सवाल ऐसा आता है सर क्यों क्यों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है। एंड बच्चों ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम सेइंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके 12th का हार्ट है, तो अच्छे से पढ़ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर एंड उसका डायरेक्शन, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द फॉर्मूला। सो पी बार का फॉर्मूला क्या है, पी बार का फॉर्मूला इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डायपोल। कहां से कहां तक, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। अभी तक मैंने आपको इसका आंसर नहीं दिया, वाई, वाई आर वी स्टडीइंग दिस। डायपोल तो समझ में आया ना कि डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस लेने का, दो इक्वल चार्जेस लेने का, बस ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ में रखने का, वो डायपोल होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक फिजिक्स की एक क्वांटिटी है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके लिए मैं आपको ये पूरा सस्पेंस बना के छोड़ रहा हूँ, जिसका सस्पेंस आपका ब्रेक करूंगा मैं आपके थर्ड वीडियो में। जैसे बाहुबली द बिगिनिंग और द कंक्लूजन था ना, वैसे ही मेरे में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हिंट बता के रखा हूं मैं, इसका सस्पेंस ब्रेक करूंगा मैं अगले लेक्चर में। नाउ अभी के लिए बस इतना बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फायदा क्या होता है। दिस क्वांटिटी, याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं लिखने की। दिस क्वांटिटी, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट gives the strength of the dipole, this quantity gives the strength of the dipole। ये डायपोल की शक्ति बताता है कि डायपोल की शक्ति ज्यादा है कि कम है। ऐसा क्यों सर, डायपोल चार्ज पे डिपेंड करना चाहिए खाली, चार्ज इनटू लेंथ क्यों किया, चार्ज इनटू लेंथ क्यों किया सर, ये ऐसे कैसे पता रहेगा कि दिस क्वांटिटी गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, की मजबूत डायपोल है कि वीक डायपोल है। तो फॉर दैट मैं थोड़ा और एक सस्पेंस आपको बिल्डअप कर देता। मान लो एक डायपोल ऐसा है 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम का ये एक डायपोल है, और ये आपके पास एक दूसरा डायपोल है 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम का, ये दो डायपोल है मेरे पास। दोनों डायपोल का चार्ज सेम है बट दोनों डायपोल का लेंथ अलग है। तो इससे द कंक्लूजन इज कि ये वीक डायपोल है, ये वीक डायपोल है और एक स्ट्रॉन्ग डायपोल है। तो सर ऐसा कैसे, कैसे ऐसा क्या है, क्वांटिटी है स्ट्रॉन्ग वीक, आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हिंट देखना, हिंट देखना, मजा आने वाला है, हिंट देखते जाओ, बस हिंट देखते जाओ। लेट से मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, हाँ, लेट से मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, देखो हिंट है, लेट से मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे को बताओ जरा सा, ये पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ पे धक्का लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ पे धक्का लगेगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धक्का लगता है। अब पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मालूम है ना, a positive charge moves in the direction of electric field, whereas a negative charge moves opposite to the direction of electric field। ए समझ रहा है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया कैसे, जिनके दिमाग में अगर ये डाउट है सर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बनाया कैसे? अरे बहुत सिंपल है, इधर पे दुनिया भर के पॉजिटिव चार्ज ले ले, दुनिया भर के, इधर पे दुनिया भर के पॉजिटिव चार्जेस ले ले दुनिया भर के, और इधर पे दुनिया भर के नेगेटिव चार्ज ले ले, तो बराबर ऐसे फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब सुनते जाना खाली। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम लगेगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला रहेगा? फोर्स का फॉर्मूला रहेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फोर्स विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। पॉजिटिव, दिस फोर्स विल बी माइनस ऑफ क्यू इनटू नेगेटिव, ऊपर जा रहा है। जब एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं एक गैप पे, क्या बोलते हैं अपन इसको रे? कुछ तो है रे, कुछ तो है। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? आई थिंक इट इज कॉल्ड समथिंग लाइक, आई डोंट नो, सस्पेंस, ये लेटर उसका। और ये जो क्वांटिटी है डोर ओपन या क्लोज करने की क्वांटिटी, हिंट दिया मैंने, डोर ओपन या क्लोज करने की क्वांटिटी, ये डोर ओपन या क्लोज करने की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग है कि वीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फोर्स पे भी, और वो डिपेंड करता है उनके बीच के गैप पे भी, कि कितना ज्यादा गैप। ओ, तो ये जो है ये फोर्स पे भी डिपेंड करता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और ये फोर्स ज्यादा लग रहा है कि कम, वो डिपेंड करता है चार्ज पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिपेंड करता है इनके लेंथ पे। इसीलिए हम लोग ने डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है, क्योंकि डायपोल मोमेंट चार्ज और लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। ये सस्पेंस है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये मैं आपको ये थर्ड वीडियो में सिखाऊंगा। तो अभी के लिए फाइनल, अगर मुझसे आप लोग फिर कंक्लूजन मांगोगे तो कंक्लूजन क्या है अब तक? द कंक्लूजन इज दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट अ कंसेप्ट, a material, two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a finite distance. This is electric dipole. एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का एक डिस्टेंस है, और इसमें एक कंसेप्ट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, that is called as electric dipole moment. What is electric dipole moment? तो electric dipole moment is nothing but the charge multiplied by the length of dipole. P bar is equals to Q into 2L bar. डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की खासियत क्या होती है? इट इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। जितना ये एक दूसरे से ज्यादा दूर रहेंगे उतना इन पे जो धक्का लगेगा वो भी दूर धक्का लगेगा, और जितना ज्यादा दूर धक्का लगेगा उतना आसानी से गोल घूम सकते हैं। ये हिंट था जो मैं आपको थर्ड वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये आपका ये वाला पार्ट एंड होता है। अच्छा एक सेकंड सॉरी, हाँ ये वाला पार्ट देख लेना आप लोग, ये टेक्स्ट बुक से पूरा मैंने समझा दिया, पूरा 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 फ्लक्स समझा दिया, मजेदार, एकदम मजेदार, ठीक है, पूरा फाड़ के सिखा दिया मैंने एकदम। अभी आपका खाली बस ये बाकी है डायपोल, ठीक है, लास्ट पार्ट डायपोल बाकी, खाली बाकी सब इस चैप्टर का हो गया। अब डायपोल वाला पार्ट सिखा के मैं इसके एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स लूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, सेशन ये पेंड होता है, विल मीट नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, आरिगातो।